Hello everyone, welcome back to Supergrads. Friends, on a very high demand, we are back with one shot videos. That's right, हम ले आए हैं आप लोगों के लिए वन शॉट वीडियो एंड आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर, मेरा नाम है सुब्रत शर्मा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज के इस वीडियो के बाद आपकी चाहे सीयूईटी की प्रिपरेशन हो, चाहे आपके बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से आपको डर नहीं लगेगा। राइट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास फ्रेंड्स। जो सबसे पहले अपन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स में बात करेंगे वो तो है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, कुछ बेसिक्स डेफिनेशन। वो ये कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ब्रांच के अंदर आती है एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ब्रांच के फर्दर दो डिविजन्स होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ब्रांच है क्या? ये वो ब्रांच है जहां पे हम इलेक्ट्रिकल फिनोमिनाज और मैग्नेटिक फिनोमिनाज को स्टडी करते हैं। इस ब्रांच के अंदर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, जिसमें हम बात करेंगे सिर्फ उन चार्जेस के बारे में जो कि रेस्ट पे रखे हुए हैं। राइट, यानी कि रेस्ट पे रखे हुए चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन रही है, वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स क्या लगा रहे हैं, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है एंड सो ऑन। तो ये सारी चीजें डील की जाएंगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या बात करते हैं कि जब चार्जेस मोशन में आ जाते हैं, और वहीं पे हम मैग्नेटिक फिनोमेना भी डिस्कस करेंगे, उसका भी वीडियो आएगा। राइट, तो आज की क्लास स्पेसिफिकली किसके लिए रहने वाली है? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के लिए, जो कि है आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर। तो क्लास स्टार्ट करते ही अपन सबसे पहले तो बात करते हैं कि बेसिकली एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज पता है, बट हम कोई भी चीज स्किप नहीं करेंगे आज की क्लास में। राइट, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है कि उसके दो पार्ट्स रहते हैं, न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस में क्या रहते हैं? हमारे पास न्यूट्रॉन्स रहते हैं, प्रोटॉन्स रहते हैं, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। फ्रेंड्स, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो मोबाइल हैं। दैट मींस अगर एक एटम से कोई चार्ज पार्टिकल निकल सकता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स है। इसका ये मतलब है कि अगर एक एटम हमारे पास इलेक्ट्रिकली चार्ज है, एक एटम जो है वो आयन बन गया है, तो वो सोली किस रिस्पॉन्सिबल कौन होगा उसके लिए? इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। राइट, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो मोबाइल हैं। अच्छा, एक न्यूट्रल एटम में और क्या बातें रहती हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहते हैं। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम रहता है। इसको बेसिकली हम 1.6 ही कंसिडर करके चलेंगे। इन नेचर प्रैक्टिकली फ्री एग्जिस्टिंग पॉजिटिव चार्ज आर पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव चार्जेस आर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो पॉजिटिव, अगर कभी अपन से कोई कहते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं, बहुत ही बेसिक सी चीजें, किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए। पॉजिटिव चार्जेस का बेसिकली मतलब है पॉजिटिव आयन, नेगेटिव चार्जेस का बेसिकली मतलब हम कंसिडर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। राइट, देन मूविंग ऑन, अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे। हमें यह तो पता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरीके का होता है। एक होता है आपके पास पॉजिटिव चार्ज, राइट, एक होता है आपके पास नेगेटिव चार्ज। एंड अगर एक हमारे पास जो न्यूट्रल एटम है वो अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इट बिकम्स अ पॉजिटिव चार्ज, वो एक्सेप्ट कर ले तो इट बिकम्स अ नेगेटिव चार्ज। बट चार्ज की डेफिनेशन क्या है? तो चार्ज की डेफिनेशन क्या है कि इट इज अ प्रॉपर्टी एक्वायर्ड और नेचुरल बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फिनोमिना। कहने का मतलब यह है कि चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट के पास नेचुरली हो या उसने एक्वायर की हो, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फिनोमिना एक्सपीरियंस भी कर सकता है और उन्हें प्रोड्यूस भी कर सकता है। ऑलराइट, सो तो ये हो गई इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जैसे मैंने आपको बताया, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, नेगेटिव चार्जेस होते हैं। इट इज द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंपेयर टू प्रोटॉन्स, इट इज द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंपेयर टू प्रोटॉन्स। मतलब ले दे के बात किसकी करने वाले हैं अपन? इलेक्ट्रॉन्स की ही करने वाले हैं। प्रोटॉन्स इमोबाइल होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर बाउंडेड रहते हैं। राइट, मूविंग ऑन, यूनिट्स ऑफ चार्ज। अब ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि बहुत आसान है, बट बिल्कुल भी हम इन्हें भूल नहीं सकते हैं। यूनिट्स ऑफ चार्ज क्या है? ऐसा यूनिट कूलम है। बाकी कुछ यूनिट्स क्या अपन यूज करते हैं? अपन यूज करते हैं 1 मिली कूलम 10⁻⁻3, 1 माइक्रो कूलम 10⁻⁻6 एंड 1 नैनो कूलम 10⁻⁹। ये ज्यादातर यूज किया जाता है। दोस्तों, सीजीएस सिस्टम में सीजीएस यूनिट क्या रहती है? इसकी सीजीएस यूनिट रहती है ईएसयू, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और कन्वर्जन क्या रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का? 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ ESU। अब ये कई बार स्टूडेंट्स इसको भूल जाते हैं। हो सकता है सीयूईटी में एक आध मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यूनिट से आ जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही आ जाए, बट
किसी भी चैप्टर में जब भी अपन पढ़ें तो यूनिट्स का अपन को खास ध्यान रखना है, एंड सारी की सारी यूनिट्स फिंगर टिप्स पे रखनी है अपने, मतलब इंस्टेंटली अपन को याद होना चाहिए। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों? तो आपने बेसिकली ग्रेड 10th में भी ये चीज पढ़ी है कि करंट कैन बी रिटन एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, राइट? तो बेसिकली चार्ज कैन बी रिटन एज करंट इनटू टाइम। करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम्पियर, डिनोटेड बाय कैपिटल ए कुछ बुक्स में, या कैपिटल आई, एंड फॉर टाइम इट इज कैपिटल टी। सो देयरफॉर वी हैव रिटन एज आई रेज़ टू द पावर 1 टी रेज़ टू द पावर 1। ठीक है, तो ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, बेसिक स्टफ। आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में सबसे पहली बात क्या है कि ये स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या है कि इनको ऐड करने में बहुत ज्यादा सिरदर्द नहीं है। मतलब कि किसी एक जगह पे अगर 2 कूलम, किसी एक बॉडी के पास 2 कूलम चार्ज है, आपने उसको और 5 कूलम चार्ज दे दिया तो इट विल बिकम 7 कूलम। इसको कहते हैं स्केलर एडिशन। बहुत ज्यादा सिरदर्द नहीं होने वाला है यहाँ पे, राइट? स्केलर एडिशन के हिसाब से चार्जेस ऐड या सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं। देन इट इज कंजर्व्ड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने ये बोल दिया कि हमारे पास एक बॉडी है ए, ये कनेक्टेड है एक दूसरी बॉडी बी से, तो हम इन दोनों को मिला के एक आइसोलेटेड सिस्टम कह देते हैं। ऑलराइट, अब इसका मतलब क्या है दोस्तों? नेक्स्ट वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि अगर इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है तो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मतलब चार्ज जो है वो हायर पोटेंशियल वाली बॉडी से लोअर पोटेंशियल वाली बॉडी में फ्लो करेगा, लेकिन रहेगा पूरे सिस्टम में। आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है कि चार्ज जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल में ही एग्जिस्ट करता है एक एलिमेंट्री चार्ज के। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ई हमने चार्ज ले लिया है इलेक्ट्रॉन का, तो या तो चार्ज 1e एग्जिस्ट कर सकता है, या तो 2e एग्जिस्ट कर सकता है, 3e एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 2.5e चार्ज, 2.5e चार्ज आपने किसी को, एक बॉडी ने किसी को दे दिया, किसी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, राइट? ये इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। ऑल्दो अभी रिसेंट स्टडीज में कुछ क्वार्क्स के बारे में पता चला है जिनका चार्ज 1/3e रहता है, लेकिन हम, हमारी जहां तक अभी तक रीच है उसके हिसाब से हम तो यही मानेंगे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है वो एक प्रॉपर्टी रहती है चार्जेस की, कि उसमें ये बोला जाता है कि चार्जेस सिर्फ इंटीग्रल मल्टीपल में एग्जिस्ट करने वाले हैं। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर किसी बॉडी के पास चार्ज है तो उसके पास मास होगा, मतलब मास जहां है वहां चार्ज होगा ही होगा। ये जरूर हो सकता है कि वो बॉडी न्यूट्रल हो। ठीक है, मूविंग ऑन। अब बात करते हैं चार्जिंग ऑफ कंडक्टर्स की। तो चार्जिंग ऑफ कंडक्टर्स में जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो है रबिंग या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। रबिंग या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, अपन काफी टाइम से अपन ये चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सिल्क क्लॉथ है, एक सिल्क क्लॉथ है और आपने इसको ग्लास रॉड के साथ रब करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा? एक बॉडी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर देगी दूसरी बॉडी पे, तो जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर देगी वो बन जाएगी पॉजिटिवली चार्ज, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगी वो बन जाएगी नेगेटिवली चार्ज। बहुत ही सिंपल सी चीज है। रबिंग या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि एक बॉडी के पास टेंडेंसी रहती है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। उसके पास लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। जब आप उनको रब करते हैं, जब आप उनको दो सरफेसेस को आपस में रब करते हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिमूव हो जाते हैं। देन वी हैव गॉट कंडक्शन एंड इंडक्शन। तो कंडक्शन और इंडक्शन में फर्क क्या है दोस्तों? तो जैसे मान लीजिए अभी थोड़ी देर पहले अपन ने ये एग्जांपल लिया था, यहां पे अगर मैं आपके लिए बताऊं कि सबसे पहले तो कंडक्शन का बेसिकली मतलब क्या है। तो कंडक्शन को अपन कुछ इस तरीके से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए अपने पास दो बॉडीज हैं, कोई नेसेसरी नहीं है कि ये स्फेरिकल ही हो, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने बनाया है। और मान लेते हैं कि इनके बीच का जो पोटेंशियल है वो इसके पास VA है, इसके पास VB है। VA इज ग्रेटर देन VB। बहुत डिटेल में अपन को पोटेंशियल में अभी नहीं जाना है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया कि हम और वन शॉट वीडियोस लेके आएंगे, तब बहुत डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए क्या समझना है कि अगर दो बॉडीज हैं उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है एंड उनको फिजिकली टच कर दिया गया है। अब ये जो फिजिकली टच वर्ड है इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। या तो हो सकता है उनको लिटरली फिजिकली टच किया हो, या उनको एक ऐसे वायर से कनेक्ट कर दिया गया हो।
तो जब भी आप इसे वायर से कनेक्ट कर देंगे देन चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल बॉडी टू अ लोअर पोटेंशियल बॉडी, राइट। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो दूसरी बॉडी है वो चार्ज हो सकती है, राइट। तो मान लीजिए ये जो थी ये बॉडी अनचार्ज थी, इसका पोटेंशियल जीरो था, ये चार्ज थी। जब आप इनको कनेक्ट करेंगे तो चार्ज इसमें से निकल के इसमें फ्लो करेगा। दिस थिंग इज नोन एज कंडक्शन। व्हाट अबाउट इंडक्शन फ्रेंड्स? तो अगर अपन इंडक्शन के बारे में अब बात करें तो इंडक्शन के केस में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास यहां पे एक बॉडी है एंड ये बॉडी जो है ये न्यूट्रल है। इट इज अ न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या है दोस्तों? क्या इसके पास चार्ज नहीं है, या ये मतलब है कि इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव है, राइट। तो सेकंड वाली बात ट्रू है कि न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये है कि इनके पास इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं। अब अगर मान लीजिए मैं एक चार्ज बॉडी इसके पास लेके आ जाता हूं, मान लेते हैं मैं एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इसके पास लेकर आ जाता हूं, तो होगा क्या कि पहले तो यहाँ पे सब जगह इलेक्ट्रॉन्स और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो कुछ इस तरीके से इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन जैसे ही अपन ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड इसके पास लेकर आएंगे, नेगेटिव चार्ज जो है वो इधर पोलराइज हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इधर पोलराइज हो जाएगा, राइट। मतलब नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज दूसरी तरफ रिपेल कर दिया जाएगा। उसके बाद इस प्रोसेस को बेसिकली कहा जाता है कि इंडक्शन। इसकी वजह से ये हो गया इंडक्शन आपका। अब आप फर्दर अगर आप इस न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करना चाहते हैं, जस्ट कनेक्ट इट टू अर्थ। अर्थ से कनेक्ट करने के बाद ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये हो जाएगा न्यूट्रलाइज एंड ये बॉडी आपकी नेगेटिवली चार्ज बन जाएगी। बाकी ये जो दोनों चीजें हैं ये आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, नाम अभी पढ़ना जरूरी है। थर्माइनिक एमिशन। थर्माइनिक एमिशन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक कॉइल है और ये एक हाई टेंशन बैटरी से कनेक्टेड है, और यहां से जो है जब ये इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी तो यहां से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स एमिट किए जा सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में भी कुछ यही काम होता है कि जो आपके पास मेटल है उसमें जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट किया जाएगा, तब अगर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो एनर्जी है वो अगर इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा रही तो भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाएंगे। वापस बोल रहा हूं, ये दोनों कॉन्सेप्ट आगे जाके डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, राइट। मूविंग ऑन। अब कुछ क्या इतने बेसिक कॉन्सेप्ट से भी कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं? द आंसर इज यस, कि इतने भी बेसिक क्वेश्चंस है आपको सीयूईटी में हो सकता है कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिवली चार्ज, अगर एक ऑब्जेक्ट जो पॉजिटिवली चार्ज है, थ्योरेटिकली द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस स्लाइटली बाय अ फैक्टर ऑफ दिस। ये जो फैक्टर है ये बेसिकली आपका है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखिए इसका। डिक्रीजेस स्लाइटली बाय अ फैक्टर ऑफ दिस। तो अब आप जरा सोचिए, अगर एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो रही है इसका मतलब क्या है? जरूर उसने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूज कर दिए होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ वो मास भी लूज हो जाएगा जो इलेक्ट्रॉन का मास था। दैट मींस इट इज गोइंग टू बी डिक्रीजेस स्लाइटली बाय अ फैक्टर ऑफ 9.11 into 10 to the power minus 31 kg, right friends? Then which among the following cannot be the charge of a charged body? इन चारों में से कौन सा ऐसा चार्ज है जो कि एक चार्ज बॉडी नहीं एक्वायर कर सकती है? तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये है आपका क्वांटाइजेशन, कि चार्ज सिर्फ और सिर्फ एन ई के मल्टीपल्स में एग्जिस्ट कर सकता है। जहां पे ई का चार्ज कितना होता है दोस्तों? ई का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, राइट। तो अब अगर अपन यहां पे बात करें, जैसे 1.6 को अगर अपन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 टाइम्स बन जाएगा। दैट मीन्स ये बेसिकली लिखा हुआ है Q इक्वल्स टू 3E। व्हाट अबाउट 6.4? तो अगर Q को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब E को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वील गेट 6.4। Q को अगर E को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वील गेट 3.2। लेकिन 5 नहीं मिल सकता है हमें, राइट। 5 का कोई इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है 1.6 का जिससे हमें 5 मिल जाए। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है फ्रेंड्स? इट इज गोइंग टू बी सी ऑप्शन, राइट। मूविंग ऑन। Third, if a charged body is placed near a neutral body, will it attract the conductor or repel it? तो इसमें यह बोला जा रहा है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है। क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है। आपको न्यूट्रल बॉडी का मतलब पता है। इसके पास आप एक चार्ज्ड बॉडी ले आए, जैसे मान लीजिए एक नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी आप इसके पास ले आए, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी? तो फर्स्ट इंस्टेंस में स्टूडेंट्स कई बार इसको जल्दबाजी में लिख देते हैं कि कुछ नहीं करेगी, ये न्यूट्रल है, ये इसको कुछ अट्रैक्ट नहीं कर सकती क्योंकि इसके पास चार्ज नहीं है। बट ये आंसर गलत होगा। देखिए इसका रीजन है इंडक्शन,
इंडक्शन अपन को याद रखना है, इंडक्शन का कॉन्सेप्ट ऐसे आसान सवालों में कि जब नेगेटिवली चार्ज बॉडी आप इनके पास एक न्यूट्रल बॉडी के पास लेकर आओगे तो पॉजिटिव चार्ज इधर पोलराइज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज दूर चला जाएगा। लेकिन क्योंकि जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो इस नेगेटिव चार्ज से ज्यादा सेपरेशन पे है और पॉजिटिव चार्ज कम सेपरेशन पे है, तो बॉडी जो है वो अट्रैक्ट, नेट फोर्स जो लगेगा इसके ऊपर वो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, विल इट अट्रैक्ट? तो यस, इट विल अट्रैक्ट द कंडक्टर, करेक्ट। मतलब कि अगर आपको कोई ये कह रहा है, इसका बेसिकली अपना अपन क्या नोट अपन लेकर जाएंगे, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन मेंशन करेंगे यहाँ पे, अपन ये कहेंगे कि अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि दोनों के दोनों चार्ज हो सकता है एक न्यूट्रल भी हो। लेकिन अगर एक बॉडी दूसरे को रिपेल कर रही है तो पक्की बात है कि दोनों की दोनों बॉडी चार्ज ही होंगी। और ये रहा आपका इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट, द नेगेटिव इंड्यूस्ड चार्ज इज नियरर सो द अट्रैक्टिव फोर्स विल बी ग्रेटर देन द रिपल्सिव फोर्स, so the net force on the conductor due to positively charged body will be attractive. Similarly, we can prove for negatively charged body also. A charged body can attract a neutral body. If there is attraction between two bodies, then one of them may be neutral. But if there is repulsion between two bodies, both must be charged. ठीक है, इसीलिए कहा जाता है repulsion is the sure test for electrification. Right, friends? Moving on. अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपन ने इसको अगर आपने देखा हो तो मेरा एक वीडियो कूलम्स लॉ पे ऑलरेडी है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो डला हुआ है। ध्यान रखने वाली बात क्या है कूलम्स लॉ में, कि आपको ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहली बात तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे Q1 चार्ज है, इससे R डिस्टेंस पे आपके पास Q2 चार्ज है और इनके बीच का सेपरेशन है R एंड दे आर केप्ट इन वैक्यूम। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है समझना कि ये किस मीडियम में रखे जाते हैं, राइट। तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या फोर्स लगाएंगे, तो लेट्स अज्यूम कि इन दोनों की पोलैरिटी सेम है। तो जो Q1 है वो इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। वी आर गोइंग टू राइट दिस फोर्स एज दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। Q2 Q1 को रिपेल करेगा, दिस विल बी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। क्या क्या बातें मेंशन करनी है, सबसे पहली बात पॉइंट चार्जेस के लिए ये लॉ, पॉइंट चार्जेस नहीं होंगे तो हम ये लॉ नहीं अप्लाई करेंगे। देन व्हाट वी आर गोइंग टू से कि ये जो फोर्सेस लगते हैं ये उस लाइन, देखिए जो Q1 Q2 को जो लाइन जोड़ रही है उसी लाइन के अबाउट लगेंगे, उसी लाइन के अबाउट या तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेंगे या तो रिपल्सिव फोर्स लगेंगे, राइट। तो ये बात ध्यान में रखने वाली है। और अगर अपन बात करें कि इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी सेम, मतलब इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा और इनका डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट। तो इसके मैग्नीट्यूड को F मान लेते हैं। तो F की वैल्यू जो निकल के आती है कूलम्स लॉ में वो आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तो आता है मैग्नीट्यूड। बट अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि इसका अपन एक बार वेक्टर फॉर्म भी देख ले तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस टॉपिक का एक वीडियो सॉल्यूशन, एक वीडियो डला हुआ है इसी चैनल पे। इसलिए मैं कह रहा हूं चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप लोग तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करो। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को बीच बीच में मिलते रहते हैं जहां पे स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होती है। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का एक वीडियो ऑलरेडी आपके पास है। तो ये रहा आपके पास कूलम्स फोर्स। यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है दैट इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, राइट। अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, राइट। देन अब ये जो एक रेशियो रहता है जिसमें अपन कहते हैं कि व्हाट इफ अगर किसी एक मीडियम की जगह, मान लीजिए यहाँ पे अपन ने बात करी थी वैक्यूम की, लेकिन वैक्यूम की जगह कोई और मीडियम आ जाए। तो अगर कोई और मीडियम आ गया और उसकी परमिटिविटी जो है वो है एप्सिलॉन, मतलब एप्सिलॉन को अपन बोल देंगे इट इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, राइट। अगर ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम है तो एप्सिलॉन आर जो होगा उसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अब ये बहुत हद तक कुछ कॉन्सेप्ट आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसा है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जैसे रेशियो की बात करी तो रिलेटिव परमिटिविटी इज गोइंग टू बी एब्सोल्यूट परमिटिविटी डिवाइडेड बाय द
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये रेशियो होता है एप्सिलॉन आर का। ध्यान रखें इस कॉन्सेप्ट को। जब हमें यहाँ पे अगर जैसे मान लीजिए कोई और दूसरा मीडियम हमारे पास आ गया, मान लीजिए कि यहां से अपन कह देते हैं कि एक हमारे पास कोई दूसरा मीडियम आ गया है जिसकी परमिटिविटी जो है वो एप्सिलॉन है, राइट। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो फोर्स लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो दोस्तों ये है आपका एफ डैश। जरा बात करते हैं एप्सिलॉन की, काफी सारे स्टूडेंट्स को इसमें डाउट आता है। अपन ये कहना चाह रहे हैं कि जब वैक्यूम में रखा था, जब ये जो सिस्टम है आपका Q1 और Q2 का, ये जब वैक्यूम में आपके पास रखा था तो इनके बीच का डिस्टेंस आर था। ये वैक्यूम में रखे तो तब की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट थी। तो जो फोर्स ये दोनों एक्सपीरियंस कर रहे थे दैट वाज एफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अभी भी डिस्टेंस आर है इनके बीच में, लेकिन अब फोर्स एफ डैश हो जाएगा। तो अब अगर अपन फोर्स की वैल्यू यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू अगर अपन यहाँ पे लिखें तो एप्सिलॉन आर कैन बी रिटन एज एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जरा ध्यान से देखिए, ये जो एप्सिलॉन है ये है मीडियम के बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज ऑफ मीडियम। ये रिलेटिव है। रिलेटिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसको किससे कंपेयर कर रहे हैं, आपके वैक्यूम से, राइट। तो एप्सिलॉन की जगह क्या लिखा जा सकता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, राइट फ्रेंड्स। तो यहां पे अपन लिख सकते हैं 1/4 पाई, एप्सिलॉन की जगह लिख देते हैं दोस्तों एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब आप अगर जरा ध्यान से देखेंगे, दिस इज योर एफ डैश, मतलब ये नया वाला फोर्स है। कहने का मतलब यह है कि परमिटिविटी आपको ये इंफॉर्मेशन देती है कि उस मीडियम में फोर्स कितना लगेगा, राइट। अब ध्यान ये दीजिए यहां पे कि इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये तो एफ है। तो मैं एफ डैश को लिख सकता हूं एफ अपॉन एप्सिलॉन आर, ये बात लिखी जा सकती है, राइट। तो अगर एप्सिलॉन आर जो है वो 1 से बड़ा है तो दैट मींस एफ डैश विल बी लेस देन एफ, मतलब कि फोर्स जो है वो कम हो जाएगा, इसका ये मतलब है। और इसी को ही आगे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कॉन्सेप्ट के साथ भी लिंक करेंगे, ठीक है। तो इतनी बात अपन को समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट पॉइंट, the ratio epsilon r is equals to epsilon upon epsilon naught is called relative permittivity of the medium which is the dimensionless quantity। बिल्कुल सही बात है, ऊपर जो भी डायमेंशन है नीचे जो डायमेंशन है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। the value of relative permittivity epsilon r is constant for a medium and can have values between 1 to infinity। दोस्तों अगर अपन बात करें वैक्यूम की तो उसकी वैल्यू होती है 1, और इन्फिनिटी किसकी वैल्यू होती है, मेटल्स की, राइट। मेटल्स के लिए जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी रहती है। फॉर एयर इट इज नियरली इक्वल टू 1 एंड मे बी टेकन इक्वल टू 1। फॉर कैलकुलेशंस फॉर मेटल्स द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर इज इन्फिनिटी, फॉर वाटर इट इज 81। कुछ वैल्यूज आपको याद हो जानी चाहिए। द मटेरियल इन विच, जिन मटेरियल्स में चार्ज ज्यादा इंड्यूस होता है उनका ई आर जो है वो हायर रहता है, ठीक है। द फोर्स एक्टिंग ऑन वन पॉइंट चार्ज ड्यू टू अनदर पॉइंट चार्ज इज ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग दीज टू चार्जेस। इस बारे में अपन ने बात कर ली है। इट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन ऑन टू चार्जेस इररिस्पेक्टिव ऑफ द मीडियम इन विच दे लाई। भले ही वो किसी भी मीडियम में रखे हों, लेकिन जो उनके वो एक दूसरे के ऊपर जो चार्ज अप्लाई करेंगे वो उसी लाइन के अबाउट ही रहने वाला है, ठीक है। मूविंग ऑन, अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। तो दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में बेसिकली ये बोला जाएगा कि जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे अपने पास एक चार्ज रखा हुआ है, एक चार्ज रखा हुआ है Q, एंड वी हैव गॉट नंबर ऑफ चार्जेस लाइक Q1 Q2 Q3 एंड ऐसे करते करते Qn चार्जेस रखे हैं दोस्तों। और ये बोल देते हैं कि ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का दैट इज R1, ये जो डिस्टेंस है दिस इज R2, देन वी हैव गॉट R3 एंड अब आपको समझ में आ गया, यहां से मान लेते हैं Rn, राइट। सो दिस इज R2 R3 एंड Rn। नाउ अगर बात करें Q1 के बारे में तो Q1 Q के ऊपर मान लेते हैं सबके सब पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो Q1 Q के ऊपर जो है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा,
This is force applied by Q1. This will be force applied by Q2. Similarly, force applied by Q3 and force applied by Q3 यहाँ पे आ जाएगा एंड Qn जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर अपन को इसके ऊपर नेट फोर्स पता करना है, सो द नेट फोर्स एक्टिंग on small charge q is going to be the vector sum. That means F1 plus F2 plus F3 and so on. इन सब का वेक्टर सम हमें करना पड़ेगा, राइट? इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये सेम चीज अपन इलेक्ट्रिक फील्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से काफी ज्यादा क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को जरा ध्यान में रखें। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आज की क्लास में अपन देखते हैं। द फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ other charges is the vector sum of the forces on the charge due to other charges taken one at a time। इसके साथ में आपको एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताना चाहता हूं, जो कि मेरे हिसाब से कई बार स्टूडेंट्स उसमें गलती कर देते हैं। वो क्वेश्चन ये रहता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। या आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R, राइट? एंड इसके पास, इन दोनों के पास अपन एक तीसरा चार्ज ले आते हैं Q3। तो क्वेश्चन ये है कि विल द फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 और Q2, क्या जो फोर्स Q1 Q2 पे लगा रहा है, क्या वो इसके आने की वजह से चेंज हो जाएगा? द रीजन इज नो, सॉरी, द आंसर इज नो एंड द रीजन इज कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के हिसाब से जो F21 है उसका मतलब है K Q1 Q2 अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो Q3 के आने की वजह से Q1 Q2 पे जो फोर्स लगा रहा था और Q2 Q1 पे जो फोर्स लगा रहा था, उसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है? मूविंग ऑन। अब कुछ इसके ऊपर, जैसे मैंने आपको कहा कि एक बात इसके ऊपर अपन क्वेश्चंस देख लेते हैं। We have got three charged particles having a charge small q fixed at a vertices of an equilateral triangle। तो अपने यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल पे तीन चार्जेस रखे हुए हैं, और जो तीन चार्जेस हैं वो स्मॉल q हैं। यहाँ पे रखा हुआ है q, यहाँ पे रखा हुआ है q एंड यहाँ पे रखा हुआ है q, राइट? फिर आगे कहा जा रहा है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो इसके ऊपर निकाल लेते हैं फ्रेंड्स, राइट? और इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज L, इसके ऊपर नेट फोर्स निकाल लेते हैं। तो ये वाला चार्ज जो है वो इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। सो दिस इज फोर्स। इनको कुछ अपन अगर नेम दे दें, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट को नेम दे देते हैं A, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं B, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं C। सो दिस इज गोइंग टू बी फोर्स अप्लाइड बाय चार्ज केप्ट एट B। सिमिलरली ये वाला फोर्स हो जाएगा FC। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता हूं कि कैसे आप इनका वेक्टर सम करने वाले हो। आपको ऑलरेडी पता है कि इनके बीच का एंगल कितना है, इन दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री, इजंट इट? तो ये दोनों के एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल भी हो जाएगा 60 डिग्री। ये बात बिल्कुल सही है। अब इसके बाद समझने वाली बात क्या है दोस्तों? समझने वाली बात ये है कि सबसे पहले तो अपन ये बात लिख देते हैं कि जो नेट फोर्स होगा that will be acting on charge particle A, charge particle kept at A, that will be the vector sum of force due to B plus force due to C। अब यहां पे आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो आप इनको कंपोनेंट लेके ब्रेक करके आंसर निकाल लो, या फिर आप सीधे सीधे रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दें। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है तो आप रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एफ बी और एफ सी में अलग अलग से आपके लिए लिख देता हूं। तो अगर एफ बी की अपन बात करें तो एफ बी हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, एफ सी हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, राइट? और से इन दोनों का ही मैग्नीट्यूड सेम है, तो इन दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम है, अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो लेट से कि इनके मैग्नीट्यूड को अपन एफ लिख देते हैं। और जब अपन यहां पे रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो अपन लिखेंगे कि द मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ द नेट फोर्स विल बी
द अंडर रूट ऑफ एफ बी की जगह एफ का स्क्वायर, एफ सी की जगह एफ का स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 दैट इज एफ स्क्वायर इंटू कॉस 60। दोस्तों कॉस 60 होता है 1/2, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 3f² यानी कि f√3। दिस इज योर आंसर। और f की जगह पे क्या वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, kq² / l²। तो ये फाइनली आपका आंसर यहां पे मैं लिख देता हूं। द नेट फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स विल बी रूट एफ का मतलब है kq² / l² into √3। All right. So this was the first question. Moving on, आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं लेट बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ए सी एक लाइन है, मान लेते हैं कुछ ऐसी, और दिस इज ए, दिस इज सी एंड डी इज द मिड पॉइंट। तो बी यहां पे कहीं पे इसका मिड पॉइंट है। 2 पॉइंट चार्जेस क्यू आर प्लेस्ड एट ए एंड सी। यहां पे 2 पॉइंट चार्जेस क्यू प्लेस किए गए हैं। What should be the value of charge placed at B यहां पे so that the system remains in equilibrium। ठीक है, तो ये फाइनली इस टाइप के सवाल भी अपने पास आ गए जहां पे अपन को बोला जाता है कि भाई when the system remains in equilibrium। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको पहले समझा देता हूं कि देखिए सबसे पहले तो आप ये समझे कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। ऑलरेडी 11th ग्रेड में ये चीज अपन ने कई बार पढ़ी है। इक्विलिब्रियम का एक ही मतलब है कि नेट फोर्स जीरो होगा, नेट फोर्स जो है वो जीरो होगा। ठीक है, अच्छा अगर कोई अपन को ये कह रहा है कि भाई सिस्टम इक्विलिब्रियम में, इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम में रखे हुए हर एक बॉडी के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स जीरो होगा। अब इक्विलिब्रियम कितने तरीके का हो सकता है, तो इक्विलिब्रियम आप यहां से समझ लीजिए कि इक्विलिब्रियम कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट हो सकता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, सेकेंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड थर्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब इसको हम अपन कैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में समझे, जरा यहां पे देखते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एन इंस्टेंस कि यहां पे आपके पास एक चार्ज पार्टिकल रखा है, यहां पे आपके पास एक चार्ज पार्टिकल रखा है स्मॉल क्यू, और कह रहे हैं कि ये जो है ये इक्विलिब्रियम में, मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है, राइट। इसके ऊपर नेट फोर्स जो लग रहा है वो जीरो लग रहा है, लेकिन हमें नहीं पता है कि ये स्टेबल में है, अनस्टेबल में है या न्यूट्रल में है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे अपन, सबसे पहला अपन काम ये करेंगे कि जरा अपन इसको डिस्प्लेस करके देखते हैं। तो मान लेते हैं अपन इसको ना इधर डिस्प्लेस करते हैं, इधर अपन ने इसको डिस्प्लेस किया। फ्रेंड्स जिस डायरेक्शन में आप डिस्प्लेस कर रहे हो, अगर इसके ऊपर डिस्प्लेस करने के बाद इसके ऊपर जो रीस्टोरिंग फोर्स है, जो फोर्स है, जो नेट फोर्स है, वो इस डायरेक्शन में लगना स्टार्ट हो जाए, मतलब कि आपने अगर इसको इधर डिस्प्लेस किया तो फोर्स लगा इधर, अगर आपने इसको इधर डिस्प्लेस किया तो फोर्स लगा इधर। मतलब रीस्टोरिंग फोर्स चाहता है टू टू रिटेन द इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब जो पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन थी उसी पे वापस उसको लेके जाना चाहता है। ऐसे इक्विलिब्रियम को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। काफी बार काफी जगह आपने ये बुक्स में भी इलस्ट्रेशन देखा होगा। एक इस तरीके का इलस्ट्रेशन रहता है, ये जैसे मान लीजिए अपने पास ये है फर्स्ट बॉडी, राइट, ये है अपने पास सेकेंड बॉडी, और ये है अपने पास थर्ड बॉडी। अपन इन तीनों ही बॉडी को इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करवा रहे हैं, इसको अपन आगे के डायरेक्शन में डिस्प्लेस करा रहे हैं, इसको भी आगे के डायरेक्शन में करा रहे हैं, इसको भी आगे के डायरेक्शन में करा रहे हैं। अगर इसको आगे के डायरेक्शन में कराएंगे डिस्प्लेस, तो ये बॉडी जो है वो ऊपर जाएगी, और फिर नीचे आएगी, और फिर ऊपर जाएगी, और ये इसको बेसिकली कहा जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, तो दिस इज स्टेबल। ये अगर एक बार नीचे चली गई, फिर ये वो अपनी प्रीवियस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कभी वापस नहीं आ पाएगी। सो दिस विल बी नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
एंड ये जब ये आगे जाएगी तो या मान लीजिए ये आगे जाके यहां आ गई, अब इस पोजीशन और इस पोजीशन में कोई अंतर नहीं है, तो दिस इज नोन एज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो हालांकि इस चैप्टर में तो अपन इन दो के बारे में ज्यादा डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज स्टेबल या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। तो अब आपको समझ में आ गया बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। अब अगर अपन को कोई कह रहा है कि भाई सिस्टम ही इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स जो लग रहा है वो भी जीरो है, इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो भी जीरो है, इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो भी जीरो है, ठीक है। और क्या बात बोलिए, डिस्टेंस वगैरह की बात करी है यहाँ पे इन लोगों ने। अपन एक काम करते हैं, अपन ये बोल देते हैं कि इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, क्योंकि यहाँ पे अपन को बोला गया है 2 पॉइंट चार्जेस व्हाट शुड बी द वैल्यू, कोई अपन को डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, तो अपन एक काम करते हैं, अपन डिस्टेंस अपने मर्जी से मान लेते हैं। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं 2a, सो दैट इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट विल बिकम a, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट विल आल्सो बिकम a, ठीक है। तो ये भी a बन गया, ये भी a बन गया। ध्यान रखें अपन को वैल्यू निकालनी है इसकी, इस स्मॉल क्यू की, राइट। तो अगर आप इसी पे नेट फोर्स जीरो कर दोगे, जैसे मान लीजिए किसी ने बोला कि सर ये इक्विलिब्रियम पे है तो इस पे नेट फोर्स जीरो कर देते हैं, और नेट फोर्स जीरो करने के लिए इसकी पोलैरिटी कैसी होनी चाहिए जरा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। एक इंस्टेंस के लिए मान लेते हैं कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब अगर मान लीजिए इसका साइन आप कुछ भी ले लो, जैसे मान लो इसको आपने ले लिया, ये भी पॉजिटिव है, सबके सब जो है वो पॉजिटिव हो जाते हैं, तो इसके ऊपर तो नेट फोर्स जीरो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैंने क्या कहा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, राइट। तो इसके ऊपर तो नेट फोर्स कैसे भी करेंगे तो जीरो हो ही जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट दिस वन, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, मतलब सिर्फ इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो करने से कुछ नहीं होगा, इसके ऊपर भी नेट फोर्स जीरो करना पड़ेगा। इसलिए अपन एक काम करते हैं, अपन सबसे पहले तो बात करते हैं, देखिए जो भी इसका चार्ज है वो इसका चार्ज है, तो सी तो इसको रिपेल करेगा ही करेगा, तो दिस विल बी फोर्स अप्लाइड बाय सी। अब अगर इस पे नेट फोर्स जीरो करना है तो एक ही कंडीशन हो सकती है कि जो बी है वो वाला जो चार्ज है वो इसको अट्रैक्ट करे, मतलब कि Q का जो मैग्नेट, जो Q का जो साइन होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। ये बात आपको आ गई समझ में। देखिए अगर आप Q पे नेट फोर्स जीरो करने वाले थे तो कोई भी चार्ज, कोई भी इसकी पोलैरिटी हो, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। जैसे मान लो ये पॉजिटिव है तो ये रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, ये नेगेटिव है, ये अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, इस पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। लेकिन सिस्टम की अगर बात करी तो इस पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए और इस पे भी होना चाहिए, तो अपन ने उसको कंसिडर कर लिया। तो अगर ये इसको रिपेल कर रहा है, दोनों पॉजिटिव है, तो ये जरूर कैसा होगा, ये नेगेटिव होगा। तो अपन एक काम करते हैं, इस पे नेट फोर्स जीरो कर देते हैं, तो एफ सी मस्ट बी इक्वल्स टू एफ बी, सो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ सी मस्ट बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ बी। तो यहाँ पे एफ सी के बारे में अगर अपन बात करें तो एफ सी में अपन लिख देंगे के क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। सो दोस्तों डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर। और अब अपन बात करें एफ बी के बारे में तो वो हो जाएगा के क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन डिस्टेंस है दोस्तों a, तो दैट विल बी a स्क्वायर। के से के कैंसिल, एक क्यू कैंसिल, राइट, a स्क्वायर कैंसिल, स्मॉल क्यू की वैल्यू आ गई कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय 4, बट साइन क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, साइन होना चाहिए माइनस, दैट मींस माइनस क्यू बाय 4 इज गोइंग टू बी द आंसर। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये था एक क्वेश्चन, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट अपन ने ऑलरेडी देख लिया है। आगे बढ़ते हैं अब और बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन बेसिकली बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस सराउंडिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज q इन विच अनदर चार्ज q डैश एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। कि अगर आपके पास कोई भी एक चार्ज है तो उसके आसपास एक ऐसा रीजन, एक ऐसी स्पेस जहां पे वो चार्ज दूसरे किसी चार्ज के ऊपर फोर्स लगा सकता है, ठीक है। तो इसको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इन्हें हम कहते हैं आइसोलेटेड चार्जेस। ये है आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, ये है आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ ओरिजिनेट करती है, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करती है। ऑलराइट, इलेक्ट्रिक फील्ड की और क्या क्या प्रॉपर्टीज अपन पढ़ सकते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए अपन चाहते हैं कि अपन इस कैपिटल क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आ रही है इस पी पॉइंट पे अपन कैलकुलेट करें, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे ये है आर। तो यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे अपन एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं। टेस्ट चार्ज का मतलब होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा विथ फोर्स एफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा E विल बी इक्वल्स टू
द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रहा होगा उस पॉइंट पे, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्ट कर रही होगी। इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। ये वाली यूनिट अपन सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m1 l1 t⁻³ i⁻⁻1। ये हो जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। फ्रेंड्स वापस से ध्यान रखिए, डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। सीयूईटी में कई बार ऐसा हुआ है, काफी सारे फेजेस में ऐसा हुआ है कि उन्होंने डायमेंशनल फॉर्मूला के मैच द कॉलम क्वेश्चन जैसी क्वेश्चंस दिए हैं उन्होंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो करती है। अगर आपको कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है पॉइंट चार्जेस की वजह से, और जहां पे सिस्टम ऑफ चार्जेस रखे हैं, तो उन सबका वेक्टर सम कर दीजिए इंडिविजुअल पॉइंट चार्जेस का। राइट, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉजिटिव चार्ज एंड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन अ नेगेटिव चार्ज। कहने का मतलब क्या है, यहां पे जरा इस पॉइंट को समझ लें एक बार। कहने का मतलब ये दोस्तों कि अगर आप मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से यहाँ पे रखे हुए एक चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। राइट, और एक आपके पास अगर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे रखे हुए चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। राइट, सो इतनी बात अपन ने कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या निकल के आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला। राइट, फॉर्मूला कैसा आया, फोर्स बाय क्यू करके ही आया है फॉर्मूला। और के यहाँ पे क्या है, 1/4πε0। राइट, अगर बात करें एक क्वेश्चन की, लिखा है 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस d। ठीक है, ऐसी बात मान लेते हैं यहाँ पे कि अपने पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। यहाँ पे रखा हुआ है Q1, यहाँ पे रखा हुआ है Q2, और ये दोनों एक दूसरे से सेपरेशन पे रखे हुए हैं d। देयर इज नो सच पॉइंट इन बिटवीन देम वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अगर इन दोनों के बीच में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं हो कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, तो ये इससे हम क्या समझ सकते हैं दोस्तों, अगर ये दोनों के दोनों लाइक होते, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव, तो बीच में जरूर ऐसा पॉइंट आता जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती। लेकिन अब ऐसा सिचुएशन नहीं है। क्यों नहीं है, सबसे पहले तो एक बात और आप समझ लें, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो जहां पे होती है उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और यहाँ पे कहीं पे अपन ने एक चार्ज रख दिया है, नेसेसरी नहीं है कि मिड पॉइंट हो, यहाँ पे अपन ने एक चार्ज रख दिया है क्यों। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अट्रैक्ट करेगा। अब देखिए ये दोनों फोर्सेस ऐड हो रहे हैं, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि यहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो जाए। मतलब क्या है कि ये जो इन्होंने पर्टिकुलर केस दिया ये तब पॉसिबल है जब द चार्जेस आर ऑफ अपोजिट पोलैरिटी। राइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने इससे रिलेटेड खत्म कर लिया है। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m इज केप्ट इन वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड E, what must be the value of electric field E so that the electron doesn't fall due to gravity। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये है आपके पास इलेक्ट्रॉन। अब ये तो बात कंफर्म है ना कि जो ग्रेविटी है वो नीचे एक्ट कर रही है, मतलब इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है mg वो नीचे लग रहा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू जी नीचे लग रहा है। तो और अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अपन बात करें कि जैसे मान लीजिए ये है, इस डायरेक्शन में होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब क्या रहता है, इसका मतलब ये है कि जरूर यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस होंगे और यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस होंगे। और अगर एक इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ पे इस तरीके से रख देते हो तो उसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर लगेगा, और कितना लगेगा, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। ये कैसे पता चला, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, तो मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो अगर आपने ग्रेविटी को आपको बैलेंस करना है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी। राइट, सो ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा, एंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। राइट,
और वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई आप बता दीजिए व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ ई। तो अपन को अब पता है, ये यहाँ से अपन ये चीज हटा देते हैं। अपन को पता है कि ये दोनों फोर्सेस अगर बैलेंस हो जाएंगे, यानी कि स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई इज इक्वल्स टू एम ई इंटू जी, तो ई की वैल्यू हो जाएगी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एम जी डिवाइडेड बाई ई, तो I think mg into e raised to the power minus 1. C option is going to be the correct one. Right, friends? Moving on to the next topic. Sorry, next question. An electron and proton are placed in uniform electric field. Okay. What will be the ratio of their acceleration? तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है अपने पास, उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और फोर्स को मैं लिख सकता हूं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक्सिलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ई इंटू कैपिटल ई। तो यानी कि एक्सिलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी ई इंटू कैपिटल ई डिवाइडेड बाय एम ई। ये हो जाएगा एक्सिलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली एक्सिलरेशन ऑफ प्रोटॉन विल बी रिटर्न एज, प्रोटॉन का भी चार्ज स्मॉल ई होता है, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा है, बट इट इज स्लाइटली हेवियर देन दी इलेक्ट्रॉन। इट इज एक्चुअली 2000 टाइम्स हेवियर देन दी इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो इनका जो आपको रेशियो निकालने बोल रहे हैं, और पहले किसका बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का, तो बेसिकली ए ई अपॉन ए पी की अगर बात करें, तो यहां से ई ई कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। सो इसका भी ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट रहेगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो आई होप क्लियर हो गया होगा अभी तक सारे कॉन्सेप्ट। अभी तक अपन इलेक्ट्रिक फील्ड तक आ गए हैं। मूविंग ऑन, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की। दोस्तों, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जिस सिस्टम में अपने पास दो चार्जेस होते हैं, जिन चार्जेस के का मैग्नीट्यूड सेम है और उनकी पोलैरिटी डिफरेंट, पोलैरिटी अपोजिट है। तो मतलब अगर अपने पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा मस्ट बी नेगेटिव चार्ज, और उनको एक स्मॉल डिस्टेंस पे अपन रखते हैं। तो डाइपोल कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। यहाँ पे आपके पास एक चार्ज रखा हुआ है, मान लीजिए प्लस क्यू, और यहाँ पे आपके पास दूसरा चार्ज रखा हुआ है माइनस क्यू, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन है स्मॉल डी, राइट। ये तो हो गई बात खत्म। अब अपन यहां से कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। वी डिफाइन अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय पी वेक्टर। और जो पी वेक्टर होगा उसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है दोस्तों, तो उसका फॉर्मूला निकल के आता है पी वेक्टर इज इक्वल्स टू, कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, दोनों का सेम है, क्यू इंटू सेपरेशन बिटवीन देम, तो स्मॉल डी, और इंटू पी कैप। तो ये तो होता है आपके डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला। और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है दोस्तों, तो हमेशा होता है माइनस क्यू से पी। ये होता है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। तो फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखना है कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन के पीछे कोई बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है। ये कन्वेंशनली माना गया है कि माइनस से प्लस की तरफ इसके डायरेक्शन को अज्यूम किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल अपन ने पढ़ लिया। अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। Dipole moment, it is defined as the product of magnitude of either charge and the separation between them. Dipole moment एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, कन्वेंशनली उसका डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव पोल पे, यहाँ पे पोल ले लिया, चार्ज पे लिया जाता है, राइट। आगे अब अगर अपन बात करें, तो अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा। अब ये टॉपिक, चाहे वो आपके बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन के हिसाब से हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, या आपके सीयूईटी के हिसाब से हो, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीधे सीधे न्यूमेरिकल इस पे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एक डेरिवेशन मैं आपको इसमें करके बता देता हूं। अगर अपन एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो जैसे मान लीजिए यहां पे एक्सियल पॉइंट है आपके पास, और लेट्स से कि यहां पे आपके पास माइनस क्यू और यहाँ पे आपके पास प्लस क्यू, इन दोनों के बीच के सेपरेशन को इस बार अपन मान लेते हैं दोस्तों 2a। इन दोनों के बीच के सेपरेशन को अपन ने मान लिया 2a, और यहां से कुछ डिस्टेंस पे लेट्स अज्यूम
अ पॉइंट जहां पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। तो इस पॉइंट पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी रहती है वहां पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज अज्यूम कर लीजिए। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज अपन ने यहाँ पे अज्यूम कर लिया। ऑलराइट दोस्तों, अब कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि इनके मिड पॉइंट से यहां से एक डिस्टेंस मार्क करिए और वो डिस्टेंस को आप बोलिए कि लेट्स से कि ये डिस्टेंस जो है ये है एक्स। ये डिस्टेंस जो है वो है एक्स। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा मतलब कि क्यू वाले पॉइंट से जो डिस्टेंस हो जाएगा दैट विल बी, अब जरा यहां पे बात समझने वाली है। देखिए, यहां से लेके यहां तक है ए, ये जो डिस्टेंस है आपके पास, यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है वो है ए, और यहां तक है एक्स। सो दिस इज ए, दिस इज एक्स, सो दिस मच अमाउंट ऑफ डिस्टेंस इज गोइंग टू बी एक्स माइनस ए, इजंट इट? राइट? सिमिलरली फ्रेंड्स, अगर अपन पूरा डिस्टेंस यहां से मार्क करें, यहां से लेके यहां तक, यहां से यहां तक है ए, एंड दिस मच डिस्टेंस इज ए, सो ये जो पूरा डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स प्लस ए। राइट? तो अगर अपन को यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, अब अपन को यूज करना है फॉर्मूला कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। राइट? तो अब अगर अपन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना चाहें तो प्लस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में, सो दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, और माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में, दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। राइट? तो अगर अपन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें तो अपन लिखेंगे इट विल बी द वेक्टर सम, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द वेक्टर सम ई प्लस क्यू एंड प्लस ई माइनस क्यू। काफी बार स्टूडेंट्स यहां पे आके गलतियां कर देते हैं, वो डायरेक्टली यहां पे माइनस साइन लिख देते हैं। फ्रेंड्स, पहले वेक्टर सम करना है। वेक्टर सम करते टाइम अपन को ये समझ में आएगा कि इन दोनों के बीच का एंगल तो 180 डिग्री है। तो वो जो आप फॉर्मूला लिखा करते थे अंडर रूट ऑफ E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस, तो यहां पे आ जाएगा कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो ये बेसिकली हो जाएगा E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर। यानी कि अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं आपसे ई नेट के, तो ई नेट का मैग्नीट्यूड लिखा जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू का सीधे मैं मैग्नीट्यूड लिख देता हूं। देखिए डिस्टेंस क्या था प्लस वाले चार्ज से, प्लस वाले चार्ज से डिस्टेंस था x माइनस ए, तो दिस विल बी के क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस क्यू वाले से क्या था, और यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, अब आएगा माइनस के क्यू अपॉन डिस्टेंस है अब एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। राइट फ्रेंड्स, के क्यू कॉमन ले लीजिए, इसको जरा सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, यहाँ पे भी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देते, दिस विल बी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ax होल डिवाइडेड बाय आइडेंटिटी लगा देते हैं नीचे, इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, एंड आपके पास जो आंसर बच जाएगा ये, अब आपका डेरिवेशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। लेट्स सी, वी हैव गॉट स्पेस, यहाँ पे तो नहीं है पर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी के क्यू, और वो 2ax और 2ax दैट विल बी 4ax होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। राइट? तो ये आ गई आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मैग्नीट्यूड एक्चुअली, डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। अब इसके बाद जरा अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने एक डाइपोल मोमेंट के बारे में बात करी थी। डाइपोल मोमेंट क्या होता है कि कोई भी एक चार्ज और उन दोनों के बीच का सेपरेशन, तो यहाँ पे वो सेपरेशन था 2a और डाइपोल मोमेंट का यूनिट वेक्टर। राइट? तो यहां से ये क्यू दिखाई दे रहा है आपको, तो इस क्यू को जरा समझे, ये वाला क्यू, यहां 4 में से 2 को अलग से ले लेंगे, a को अलग से ले लेंगे। राइट? तो बच जाएगा एक 2 बच जाएगा, k बच जाएगा, और मैंने 2a q की जगह पे मैंने p लिख दिया, तो p आ गया, और आ गया इधर पे x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर,
और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को अब वेक्टर फॉर्म में लिखूं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो दोस्तों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो अब आप खुद ही सोचिए, यहां पे ये वाला जो चार्ज है आपका, जो प्लस वाला चार्ज है वो ज्यादा पास है राइट पी पॉइंट के, तो ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऑब्वियसली ये मैग्नीट्यूड में ज्यादा होगी ये वाली की। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्म जो डायरेक्शन आएगा दैट विल बी अलोंग दिस, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और यही है डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट का भी। डाइपोल मोमेंट भी जैसा मैंने आपको बताया था माइनस से प्लस चार्ज की तरफ रहता है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, राइट। तो यानी कि अपन यहां पे लिख देंगे आगे सिर्फ और सिर्फ एक पी कैप, अपनी बात खत्म हो गई यहां पे, ये हो गया अपना काम खत्म। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं आते हैं, वो आते हैं शॉर्ट डाइपोल से रिलेटेड। शॉर्ट डाइपोल का क्या मतलब है दोस्तों? शॉर्ट डाइपोल का बेसिकली ये मतलब है कि वो जो पॉइंट है जो एक्स आपने लिया था इट इज फार मोर ग्रेटर देन ए, मतलब एक्स बहुत बड़ा है ए से, तो एक्स अगर बहुत बड़ा है ए से तो आप ए स्क्वायर को इग्नोर कर सकते हो। भाई अगर एक्स बहुत बड़ा है ए से तो एक्स स्क्वायर तो और भी बहुत ज्यादा बड़ा होगा ए स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहां पे अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन जाएगा 2kpx अपॉन एक्स रेज़ टू द पावर 4, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 3। और यहाँ पे मैं फाइनली फॉर्मूले को कुछ ऐसा लिख देता हूं, सो दिस विल बी 2kp अपॉन एक्स क्यूब। ये हो जाएगा दोस्तों आपके पास फॉर्मूला। ऑफ कोर्स पी कैप यहाँ पे आप लगा दीजिए, दिस इज वेक्टर पी, राइट। सो वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं अगर पी कैप लगा दिया तो। ऑलराइट, तो ये फॉर्मूला रहा आपका एक्सियल पोजीशन का, आपका डेरिवेशन रहा। आपके बोर्ड्स के लिए डेरिवेशन मैंने सॉल्व कर दिया है, ध्यान दे लीजिए यहाँ पे। ये पूरा का पूरा एक्सियल पॉइंट के लिए अपन को फॉर्मूला याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात किसी भी फॉर्मूले में आप कैसे प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं, कैसे आप इस तरीके से प्रिपेयर करें कि प्रिपरेशन करते टाइम ही आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की परफेक्ट तैयारी चलती रहे। जैसे ही आप कोई भी फॉर्मूला देखें जरा ध्यान से देखें इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड किसके ऊपर कर रही है, तो डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और वो रिलेशन अभी फिलहाल निकल के आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। ऑलराइट, सो मूविंग ऑन। अब ठीक इसी तरीके से आप इक्वेटोरियल पॉइंट का भी डेरिवेशन कर सकते हैं। तो अब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये वाला डेरिवेशन जो है वो आप करें। अगर कोई भी डाउट आ रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, आई विल श्योरली अपलोड अ वीडियो ऑन इट। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके पास एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, यहाँ पे आपके पास चार्ज रखा हुआ है माइनस क्यू, और एक इक्वेटोरियल पॉइंट पे यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आपको मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पे, राइट। तो उस इलेक्ट्रिक ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस को आप एक्स मान लीजिए। यहाँ से जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसको मान लीजिए वो लाइन कुछ ऐसी है, यहाँ से जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो लाइन को मान लीजिए लाइन ऐसी है, राइट। देन माइनस क्यू वाला चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। जो प्लस क्यू वाला चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, राइट फ्रेंड्स। अगर अपन बात करें, ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल थीटा होगा, ये वाला एंगल थीटा होगा। इसका एक साइन कंपोनेंट नीचे ले लेते हैं, तो लेट्स से दिस इज ई वाई। इसका एक साइन कंपोनेंट ऊपर ले लेते हैं, लेट्स से दिस इज ई वाई। ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, दैट मीन्स जो ऐड होंगे वो होंगे ई एक्स, सो 2EX, राइट। गॉट इट फ्रेंड्स। तो मतलब 2EX का बेसिकली मतलब है 2E cos थीटा, ये मतलब है इस बात का। तो मतलब कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी दैट विल बी 2E cos थीटा। ये मैग्नीट्यूड के बारे में अभी अपन बात कर रहे हैं। अगर आप डायरेक्शन अभी से ही जानना चाहते हैं तो देखिए डायरेक्शन क्या होगा। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है ये है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट आ रही है, राइट। तो आखिरी में जो है वो एक माइनस साइन आएगा। और फॉर्मूला अगर मैं आपको अभी से ही बता दूं, फॉर्मूला आप निकाल सकते हो, ई नेट हो जाएगा आपका माइनस के पी अपॉन एक्स क्यूब विथ अ यूनिट वेक्टर। ये हो जाएगा दोस्तों अपने पास फॉर्मूला, राइट। तो यहां पे भी आप देख सकते हो कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो इक्वेटोरियल पॉइंट का भी अपना डेरिवेशन हो गया। अब एक क्वेश्चन इसके ऊपर देखते हैं कैसा आ सकता है। कंसिडर अ रीजन इन विच देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ चार्जेस बट द टोटल चार्ज इज जीरो।
कह रहे हैं कि एक ऐसा सिस्टम है जहां पे चार्जेस तो कई तरीके के हैं लेकिन टोटल चार्ज जीरो है एट पॉइंट्स आउटसाइड द रीजन। उस रीजन के बाहर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड नेसेसरली जीरो होगी? तो कई बार स्टूडेंट इसमें कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही बात है कि अगर नेट चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी, राइट? देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू डाइपोल मोमेंट ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओनली। द डोमिनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या देखा अभी हमने? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन सही, राइट? सी ऑप्शन करेक्ट है। देख सकते हैं डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मूविंग ऑन, बात करते हैं टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे मान लीजिए आपके पास यहां पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, के पास यहां पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, और यू हैव गॉट अ डाइपोल मोमेंट लाइक दिस। लेट्स सपोज कि अपने पास एक डाइपोल मोमेंट है यहाँ पे है प्लस क्यू, ये है माइनस क्यू। इसके ऊपर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, प्लस क्यू के ऊपर फोर्स लगेगा दोस्तों इस डायरेक्शन में, इट विल बी क्यू ई। इसके ऊपर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इट विल बी क्यू ई। एंगल मान लेते हैं, ये एंगल बना रहा है थीटा। तो जो टॉर्क हो जाएगा दैट विल बी क्यू ई, फोर्स है क्यू ई, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन मैं मान लेता हूं वो है टू ए, क्यू ई इंटू टू ए साइन थीटा, राइट? यहां से Q इंटू टू ए को अपन लिख सकते हैं P, टॉर्क विल बी PE साइन थीटा, और इन वेक्टर फॉर्म वी कैन से द टॉर्क कैन बी रिटन एज P क्रॉस E, जहां पे P जो है वो है आपका डाइपोल मोमेंट, राइट? तो टॉर्क मिनिमम कब कब लगेगा? जब थीटा जीरो होगा। जब थीटा जीरो होगा तो टॉर्क मिनिमम लगेगा। तो व्हेन, यहां पे लिख देते हैं आपके लिए अलग से, torque will be minimum when theta will be 0 डिग्री एंड थीटा विल बी 180 डिग्री। डिफरेंस क्या क्या रहेगा दोस्तों? ये होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम और ये होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कमेंट सेक्शन में बताएं ये पॉइंट समझ में आया नहीं आया कि कैसे स्टेबल और अनस्टेबल और बता रहे हैं। काम वही करना है कि जब थीटा जीरो है तो डाइपोल कुछ ऐसे रखा हुआ है, अब उसको डिस्प्लेस करें, देखें क्या डाइपोल वापस ऐसे आ रहे हैं या नहीं आ रहा है। और थीटा 180 डिग्री में मतलब कि डाइपोल जो है वो प्लस इधर रखा हुआ है, माइनस इधर रखा हुआ है, राइट? ऑल दो ये टॉपिक नेक्स्ट क्लास का है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट चैप्टर का है। ये रहा आपका टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्जेस ऑन डाइपोल एक्सपीरियंसेस फोर्स क्यूई इन अपोजिट डायरेक्शन, नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज जीरो। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई जब एक डाइपोल आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा रहता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा रहता है, तब होता क्या है कि तब आपका नेट फोर्स जीरो होता है, नेट फोर्स जीरो होता है, लेकिन नेट टॉर्क कुछ ना कुछ लगता है। नेट टॉर्क जीरो नहीं होता। देखिए क्यू इधर लग रहा है, क्यू पीछे लग रहा है, नेट फोर्स जीरो हो गया, लेकिन नेट टॉर्क कुछ ना कुछ जो है वो लगेगा। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाए कि नेट यूनिफॉर्म नहीं है, अब जो है वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तब क्या सिचुएशन होगी? और ये सेम क्वेश्चन मैग्नेटिज्म में भी पूछा जा सकता है। मान लीजिए कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सवाल पूछा गया है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है फ्रेंड्स? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है कि भैया आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये किसी ना किसी एक्स वगैरह पे डिपेंड कर रही है, कि मतलब जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है या तो कम हो रही है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, इसका मतलब ये है कि भैया इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, क्योंकि इनमें सेपरेशन है। तो मतलब यहाँ पे फोर्स अलग लगेगा, यहाँ पे फोर्स अलग लगेगा। तो अब नेट फोर्स नॉन यूनिफॉर्म के लिए नेट फोर्स भी जीरो नहीं होगा, मतलब अब नेट फोर्स भी कुछ ना कुछ लगेगा और टॉर्क भी लगेगा, क्योंकि टॉर्क कब लगता है? जब कोलिनियर फोर्सेस एक्ट करने लग जाते हैं, राइट दोस्तों? तो ये सारी चीजें अपन को समझ में आनी चाहिए यहां तक अभी, राइट? तो टॉर्क वाला टॉपिक अपन ने कवर कर लिया। टॉर्क का फॉर्मूला ये रहा आपके सामने, टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, ऑलराइट? और टॉर्क बेसिकली करना क्या चाहता है? ये जो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस हैं, ये बेसिकली दे टेंड टू अलाइन द डाइपोल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डाइपोल को अलाइन करना चाहते हैं। अब बात करते हैं कुछ आगे के टॉपिक्स के बारे में, जो कि है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रेंड्स
अभी तक अपन ने जिन भी टॉपिक्स के बारे में बात करी, वो सारे के सारे जो चार्जेस थे वो थे पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस को आप डिस्क्रीट चार्जेस भी कह सकते हो। जैसे आपने सेंटर ऑफ मास में डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, वैसे यहां पे हम इन्हें डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते थे कि भाई अलग अलग पॉइंट चार्जेस रखे हुए थे, उनकी हमें स्पेसिफिक लोकेशन पता रहती थी कि देखिए ये वाला चार्ज जो है वो x1 y1 z1 में रखा हुआ है। लेकिन अब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हम ये बोलेंगे कि अब हमारा चार्ज किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन में नहीं रखा है। हो सकता है हमारा चार्ज जो है वो एक लाइन के अबाउट फैला हो, यानी कि उसको हम कह देंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और बोल देंगे कि पूरा का पूरा चार्ज जो है वो इस पूरे लाइन पे फैला हुआ है, जिसको हम रॉड भी कह देते हैं। राइट, हमारे फिजिक्स में रॉड हम उसको वन डायमेंशनल मान के चलते हैं, अपने सेंटर ऑफ मास में भी रॉड को वन डायमेंशनल माना था। सेकेंड, हो सकता है कि हम कहते हैं कि भाई एक सरफेस पे चार्ज पूरा का पूरा फैला हुआ है। राइट, या थर्ड, हम कह सकते हैं कि एक पूरे के पूरे वॉल्यूम में चार्ज जो है वो फैला हुआ है। तो इसी तरीके से तीन तरीके के हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकल के आते हैं। जो पहला है वो है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के पहले थोड़ी बात कर लें। द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन इन्वॉल्विंग डिस्क्रीट चार्जेस इज सिंपलर एंड डज नॉट इन्वॉल्व कैलकुलस। मतलब वहां पे सिरदर्दी कम है, कैलकुलस हमें नहीं लगाना पड़ता है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अपन क्या मानेंगे कि जो पूरा का पूरा जो एक चार्ज है जो क्यू पूरे एक लेंथ पे फैला हुआ है, उसमें हमें एक चार्ज एलिमेंट मानना पड़ेगा, एक पॉइंट चार्ज हमें कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन डरने की बात नहीं है, वो सारी चीजें हमें इसलिए करने की जरूरत नहीं है क्योंकि गॉस ने एक लॉ दिया है, उसकी वजह से हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। The continuous charge distribution system is a system in which the charge is uniformly distributed over the conductor. अब आगे, there are three types of continuous charge distribution system. पहला है linear charge distribution. Linear charge distribution में क्या होता है, लैम्डा लैम्डा होता है Q by L, चार्ज बाय लेंथ, यूनिट क्या होती है, कूलम्ब पर मीटर। ठीक है, इसको सेंटीमीटर मत पढ़ लेना, कूलम्ब पर मीटर होती है यूनिट। ऑलराइट फ्रेंड्स, नेक्स्ट, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होगा कि जब चार्ज जो है वो एरिया में फैला हो, उसको लिखेंगे सिग्मा से। इट इज चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया। यूनिट क्या होगी, कूलम पर मीटर स्क्वायर। लास्ट इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि कूलम पर मीटर क्यूब। जब जो चार्ज है वो पूरे के पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जब बात करेंगे तब आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे डिफाइन किया जाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कहा जाता है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। राइट, और जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में, ये मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी, और यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं दोस्तों कि आपके पास जो एरिया जो आपके पास कंडक्टर है वो कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे अगर अपन एरिया वेक्टर बनाएंगे तो एरिया वेक्टर ऐसा बनेगा। राइट, इन दोनों के बीच का एंगल है, मान लेते हैं थीटा है। तो जो फ्लक्स लिखा जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि एक स्केलर क्वांटिटी होती है, उसको लिखा जाएगा ई डॉट ए। डॉट प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये स्केलर क्वांटिटी होगी, और आगे अपन इसको लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा, जहां पे ए जो है वो एरिया वेक्टर है। ये हो जाएगा आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला। तो अब आप समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा। जब थीटा 0 होगा तब मैक्सिमम होगा, जब थीटा 180 होगा तब मिनिमम होगा। राइट, आगे बढ़े। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस एरिया। ऐसा यूनिट क्या होती है फ्लक्स की दोस्तों, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये रहा इसका फॉर्मूला। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। फ्लक्स इज पॉजिटिव इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर लीविंग द सरफेस। इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसका बेसिकली मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए अपने पास यहाँ पे एक सरफेस है, यहाँ पे अपने पास एक सरफेस है कुछ इस तरीके की, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है। राइट, तो अपन ये कंसिडर करके चलते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीव कर रही है सरफेस को, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर ए ऐसा है, इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री है। तो अपन इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पॉजिटिव मानते हैं। एंड इफ दे आर एंटरिंग द सरफेस,
अपन उसको, यानी कि इसका बेसिकली मतलब ये है, इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये निकल के आएगा कि अगर मान लीजिए कोई सरफेस ऐसी आ जाए आपके पास, एक क्यूब आ जाए आपके पास, और आपको कोई ये बोल दे कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं और यहाँ से निकल रही हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलने वाली है उनको पॉजिटिव मानना है, जो एंटर करने वाली है उनको नेगेटिव मानना है, राइट। तो यानी कि जो नेट फ्लक्स होगा दैट विल बी आउटगोइंग फ्लक्स माइनस इनकमिंग फ्लक्स। अब आप ये कह सकते हैं कि बट क्यूब वाले केस में तो जितना भी फ्लक्स यहां से लिंक कर रहा है उतना ही फ्लक्स यहां से लिंक कर रहा होगा, तो ये तो जीरो आना चाहिए। बिल्कुल जीरो आएगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म रही तो जीरो नहीं आएगा, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म नहीं रही, एक एनसीईआरटी में आप ऐसे क्वेश्चन भी है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है और आपको क्यूब में नेट फ्लक्स निकालने बोलते हैं, तब यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। ऑलराइट दोस्तों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम इफ द एंगल बिटवीन द लाइंस एंड एरिया वेक्टर कितना होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉस 0 पे ही उसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है, राइट। देन आगे कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय, किसी एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दी हुई है 3/5 E0 आई कैप प्लस 4/5 E0 जे कैप, और E0 की वैल्यू दी हुई है कुछ, और कह रहे हैं फाइंड द फ्लक्स थ्रू द रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया दिस पैरेलल टू EZ प्लेन। तो दोस्तों एक बात समझिए जरा, अगर अपन को कोई ये कह रहा है कि अपने पास यहाँ पे ऐसा EZ प्लेन है, मतलब ये EZ में ऐसा प्लेन है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा, वो होगा एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, राइट। अगर ये EZ है तो दिस विल बी एक्स एक्सिस, करेक्ट। तो मतलब जो एरिया वेक्टर है आपका, जो एरिया वेक्टर है दैट विल बी रिटर्न एज 0.2 मीटर स्क्वायर इंटू आई कैप। अब करना कुछ नहीं है, अपन को फ्लक्स निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, फ्लक्स फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए। तो ई डॉट ए अगर करेंगे तो लिखेंगे 3/5 E0। दोस्तों आई कैप इंटू आई कैप 1 होता है, डॉट आई कैप डॉट 1 होता है, तो हो जाएगा 0.2 प्लस जे कैप इंटू आई कैप 0 होता है, तो ये हो जाएगा 0। यानी कि आपके पास आंसर आ जाएगा फाइनली 0.6 डिवाइडेड बाय 5 इंटू E0 की वैल्यू अब आप डाल दीजिए 2 × 10⁻³ राइट। सो ये फाइनली आंसर हो जाएगा आपके पास 12। देखिए एक पॉइंट यहां से कैंसिल कर दीजिए, हो जाएगा 2। 12 × 100 डिवाइडेड बाय 5 तो हो जाएगा 20। आपके पास आंसर आ जाएगा 240, और यूनिट क्या रहेगी, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ऑलराइट दोस्तों, तो इस तरीके से अपन ने डॉट प्रोडक्ट भी यूज कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट, जो कि है आपका गॉस लॉ। लास्ट पार्ट इस चैप्टर का, बट सबसे इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। गॉस लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है गॉस लॉ? गॉस लॉ ये कहता है टोटल फ्लक्स एमर्जिंग आउट फ्रॉम अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ एनक्लोज्ड चार्ज बाय द सरफेस एंड द कांस्टेंट 1/ε0। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक बहुत सारे चार्जेस रखे हैं और एक अपन ने एक ऐसी इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बना दी है। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे रखा हुआ है Q1, you have got minus Q2, Q3, you have got minus Q4, और बाहर भी कुछ चार्जेस रखे हुए हैं Q5 एंड Q6, राइट। और इस किसी गॉसियन सरफेस में ये जो है ये है आपकी गॉसियन सरफेस, एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि E डॉट डी एस, यानी कि जितना भी जो नेट फ्लक्स लिंक हो रहा है, और क्योंकि सरफेस है तो सरफेस इंटीग्रल E डॉट डी एस विल बी इक्वल टू दी एनक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दोस्तों एनक्लोज्ड चार्ज के बारे में क्या ख्याल है? एनक्लोज्ड चार्ज का बेसिकली मतलब है कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्जेस क्या क्या है साइन के साथ। तो हमारे पास है Q1, देन यू हैव गॉट माइनस Q2, देन Q3,
देन यू हैव गॉट माइनस क्यू फोर, तो ये तो हो गया आपका इनक्लोज्ड चार्ज, राइट। और व्हाट अबाउट दिस क्यू फाइव एंड क्यू सिक्स? तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी इट विल बी ड्यू टू ऑल दी चार्जेस, ड्यू टू ऑल दी चार्जेस, मतलब अंदर बाहर सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सारे चार्जेस की वजह से रहेगी। लेकिन जो एनक्लोज चार्ज है वो सिर्फ जो अंदर है उन्हीं की वजह से रहेगी, राइट। तो ये तो हो गया आपका गॉस लॉ यहाँ पे खत्म। अब इसके कुछ एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। क्यू एनक्लोज, जैसा मैंने आपको बताया, इट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द एनक्लोज्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज आउटसाइड द गॉसियन सरफेस कंट्रीब्यूट जीरो नेट फ्लक्स थ्रू दी सरफेस। ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो अपन ने डायग्राम बनाया इनकी वजह से क्यों कोई नहीं आया, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से एंटर कर रही हैं वो एग्जिट भी कर रही हैं, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से एंटर कर रही हैं वो एग्जिट भी कर रही हैं, राइट। तो इनकी वजह से कोई भी हमें नेट फ्लक्स नहीं लिखना है। देन गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस चूज करने के भी कुछ रूल्स होते हैं। Gaussian surface should be chosen in such a way that every point of surface the magnitude of electric field is either uniform or zero। बात बिल्कुल सही है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे Gaussian surface आपको समझाने के लिए बना दी थी, ये ऐसी Gaussian surface आपको जो है वो नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि उसका रीजन ये है कि ऐसी Gaussian surface में जो अलग अलग चार्जेस की वजह से जो डिस्टेंसेज हैं, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिफरेंट है, प्लस ये यूनिफॉर्म नहीं है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं आएगी हर जगह, राइट। तो कैसी गॉसियन सरफेस लेनी है दोस्तों? आपको गॉसियन सरफेस ऐसी लेनी है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो या तो कांस्टेंट आए या तो फिर वो जीरो हो जाए। तो इसके बारे में अभी अपन थोड़ी देर में अभी बात करेंगे कि कैसे गॉसियन सरफेस लें। द सरफेस शुड बी चूजन इन सच अ वे दैट एवरी पॉइंट ऑन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज ईदर पैरेलल और परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसके बारे में भी बात करते हैं, और बात करने के लिए अपन सबसे पहला अपना एप्लीकेशन यूज करते हैं जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर पॉइंट चार्ज के बारे में बात करें तो जैसे मान लेते हैं यहां पे अपने पास एक पॉइंट चार्ज है, ये है कैपिटल क्यू। अब आप एक ऐसी गॉसियन सरफेस मुझे बताओ जो कि इस पॉइंट चार्ज को पूरी तरफ से घेर ले। तो आप कहेंगे कि सर व्हाई नॉट अ क्यूब, एक क्यूब ले लीजिए आप। ठीक है, तो ठीक है, एक काम करते हैं, आपकी बात मान लेते हैं और यहाँ पे एक क्यूब ले लेते हैं अपन। तो जैसे मान लीजिए ये अपन ने यहाँ पे एक क्यूब ले लिया। लेकिन अब दिक्कत की बात क्या है कि क्यूब लेने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा आ रहा है, और अगर अपन यहाँ पे एरिया वेक्टर की बात करें तो यहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसा है, यहाँ पे तो यूनिफॉर्म एरिया एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जीरो है, उन दोनों के बीच का एंगल जीरो है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग है एंगल, यहाँ पे कुछ अलग है एंगल। तो इसीलिए एक एक क्यूब लेना है समझदारी की बात नहीं होगी। बट व्हाट इफ अगर अपन ले लें, एक अपन ने यहाँ पे माना चार्ज क्यू, और अब अपन यहां पे ले लेते हैं एक स्फीयर जिसके सेंटर पे अपन अज्यूम कर रहे हैं कि अपने पास ये चार्ज पड़ा हुआ है। तो ये है हमारी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेने से फायदा क्या होगा? जैसे मान लीजिए यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है कुछ ऐसी, एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड मान ले ऐसी निकल रही है, निकल तो बहुत सारी नहीं है, इनफाइनेट नहीं है, अपन एक दो मान लेते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं, अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे अपन एक छोटा सा एरिया एलिमेंट मान लेते हैं, और इस एरिया एलिमेंट को अपन कहते हैं ds। अच्छा, ये जो एरिया एलिमेंट है इसकी वजह से एरिया वेक्टर भी इसी तरफ ही आएगा, राइट। आप समझ सकते हैं एरिया वेक्टर उसी तरफ होगा। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में यहाँ पे जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है 0 डिग्री। अच्छा, व्हाट अबाउट हेयर? यहाँ पे भी 0 डिग्री आएगा। तो आप कहीं पे भी बना दे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल 0 डिग्री आएगा। तो यही पिछले वाले क्वेश्चन में बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल या तो वो पैरेलल हो या तो परपेंडिकुलर हो जाए। तो फिलहाल पैरेलल है, राइट। तो अगर यहाँ पे गॉस लॉ लगाए तो गॉस लॉ कहता है इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू एनक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई डॉट डी एस का मतलब है ई डी एस कॉस जीरो, और एनक्लोज चार्ज का मतलब है टोटल चार्ज जो अंदर रखा है वो है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर ds की बात करें तो ds हो जाएगा 4 पाई, और ये जो गॉसियन सरफेस मानी दोस्तों इसका रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर है, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। भाई एक स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R²। ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, और यही अपन ने पहले भी लिखी हुई थी। राइट दोस्तों, तो इस तरीके से आप गॉस लॉ का एप्लीकेशन समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट बात करते हैं एक लॉन्ग चार्ज वायर की वजह से। लॉन्ग चार्ज वायर का बेसिकली मतलब यह है कि आपके पास जो आपका जो वायर है उसके ऊपर चार्ज कुछ इस तरीके से यहाँ पे है। मतलब ये अब स्टार्ट हुआ पहला डेरिवेशन आपका किसका, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। कह रहे हैं कि भैया एक लॉन्ग चार्ज वायर है, इसकी लेंथ मान लीजिए एल है, इसकी जो सरफेस जो इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है दोस्तों वो मान लेते हैं लैम्डा है। मतलब इसके पास टोटल चार्ज है क्यू, टोटल इसकी लेंथ है एल। राइट, आप चाहें तो इसको अपन इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हैं, इंटीग्रेट करके भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, लेकिन बोर्ड में अपन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम गॉस लॉ से इसको प्रूफ करें। राइट, तो अब अगर गॉस लॉ से अपन को इसको प्रूफ करना है तो अपन क्या करते हैं, अपन यहां पे एक एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस मानते हैं। सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस कुछ इस तरीके की। अब सिलिंड्रिकल ही क्यों गॉसियन सरफेस मानी वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब अगर अपन ये सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस को ध्यान से देखें तो इसकी अब तीन सरफेसेस हैं। एक है ऊपर सर्कुलर, दूसरा है बीच में कर्व्ड, और तीसरा है नीचे सर्कुलर। तो जो नेट फ्लक्स आएगा दैट विल बी एक्चुअली इक्वल्स टू E dot dl, E dot dl ड्यू टू सरफेस 1 प्लस E dot dl ड्यू टू सरफेस 2 प्लस E dot dl प्लस E dot dl ड्यू टू सरफेस 3। राइट, अब जरा यहां पे देखते हैं कि क्यों सिलेंडर लेना यहां पे समझदारी का काम था। अब अगर अपन बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो हमेशा यही होगा, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आगे के डायरेक्शन में निकलेगी, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। अच्छा, ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही निकलेगी, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही निकलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो कोई चेंज नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के डायरेक्शन में जो है वो निकलती है। ये बन गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। व्हाट अबाउट एरिया वेक्टर? अगर अपन बात करें एरिया वेक्टर की तो यहां से इलेक्ट्रिक, यहां ये वाली जो सरफेस है सरफेस 2, उससे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा बाहर की तरफ निकलता हुआ। अच्छा, जो ऊपर सर्कुलर पार्ट है उससे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा ऊपर की तरफ निकलता हुआ, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहता है। तो सरफेस ऐसी है तो एरिया वेक्टर ऐसा है, सरफेस ऐसी हो जाएगी तो एरिया वेक्टर ऐसा हो जाएगा। राइट, नीचे एरिया वेक्टर ऐसा जाएगा। तो यहां पे थीटा इन दोनों के बीच का 0 है, यहां पे थीटा 90 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं थीटा 90, यहाँ पे भी थीटा 90 है। तो जो सरफेस 2 है उसकी वजह से फ्लक्स 0 लिंक होगा, जो 3 है उसकी वजह से फ्लक्स 0 लिंक होगा। यानी कि जो नेट फ्लक्स होगा दैट विल बी ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है तो इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट dl cos 0 इज इक्वल टू एनक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और मान लेते हैं फ्रेंड्स ये जो अपन ने सिलेंडर लिया है ये अपन ने लेंथ इसकी मानी हुई है L। इसकी जो लेंथ अपन ने मानी है दोस्तों वो मानी है अपन ने L। तो E डॉट dl, अच्छा ये कौन सी वाली सरफेस है, ये जो सरफेस है दोस्तों, सॉरी यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, ये 2 वाली की वजह से नहीं, ये 1 वाली की वजह से नेट फील्ड 0 होगी। 2 वाले की वजह से तो बेचारी की वजह से आएगी। राइट, तो E डॉट dl इसकी वजह से ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड जो कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो dl बीच वाला कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई r, यहां से ये डिस्टेंस को अपन मान लेते हैं r। तो 2 पाई r इंटू एल, और एनक्लोज्ड चार्ज की जगह मैं लिख सकता हूं लैम्डा इंटू एल। भाई लैम्डा है क्यू बाय एल, तो इसमें कितना चार्ज हो जाएगा तो वो लिख देते हैं लैम्डा इंटू एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो लैम्डा से सॉरी एल से एल कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया अपने पास लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। ऑलराइट,
तो ये अपना सेकंड वाला डेरिवेशन भी यहाँ पे खत्म हो गया है। इसी तरीके से अपन को बाकी डेरिवेशन भी करने हैं। देख लीजिए एक बार, होप आप कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं कि वी हैव गॉट अ नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। तो अगर नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज शीट के बारे में बात कर रहे हैं तो बेसिकली काम करते हैं, एक शीट ऐसी ही बना लेते हैं। और क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है, चार्ज होगा वो सरफेस पे होगा कुछ इस तरीके से। और एक और मैं आपको इसमें डायग्राम बना के बताता हूं। अगर अपन इसका साइड व्यू बनाए तो इसका साइड व्यू कुछ ऐसा रहेगा दोस्तों। ये है शीट, और ध्यान रखें कि ये जो है ये है आपकी नॉन कंडक्टिंग शीट। नॉन कंडक्टिंग शीट है, इसका मतलब ये है कि अपन एक काम करते हैं, अपन यहां से ना एक एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाते हैं, जो कि सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस यहाँ पे जिस तरीके से बनेगी, जिसको ऐसे पंक्चर करते हुए जा रही है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे चार्ज जो है वो अंदर है, ठीक है। यहाँ पे चार्ज जो है वो अंदर है, यहाँ पे भी चार्ज है आपका। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वाले चार्ज से इस डायरेक्शन में निकल रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और ये है डी एस, राइट। और यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में निकल रही है, और जो ये है डी एस, राइट। तो अगर मैं नेट फ्लक्स की बात करूं तो ये हो जाएगा टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू, और मान लेते हैं दोस्तों कि इसका जो एरिया है वो है एस, इक्वल्स टू एनक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा बेसिकली 2 × ई, और डी एस की जगह पे मैंने एस लिख दिया है। तो एनक्लोज्ड चार्ज हो जाएगा एस इंटू इसका जो मैं लीनियर चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लेता हूं वो है सिग्मा। तो सिग्मा हो जाएगा, टोटल चार्ज है इसके पास क्यू, और टोटल एरिया है इसके पास मान लेते हैं एस। तो सिग्मा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई। तो एस इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एस से एस कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखें ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है, राइट। डिस्टेंस, अच्छा यहाँ पे क्यों आया चार्ज, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है, बीच में भी चार्ज है, सिर्फ सरफेस पे नहीं है। अगर इसी की जगह पे कंडक्टिंग शीट आ जाए, ये तो हो गया। अब अगर इसी की जगह पे कंडक्टिंग शीट आ जाए तो जो बीच में आपने यहाँ पे गॉसियन सरफेस यहाँ पे आपने बनाई थी, यहाँ पे कोई भी फ्लक्स लिंक नहीं होगा, सारा का सारा फ्लक्स बस इससे लिंक होगा। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिंपली आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे अपन ने 2 किस वजह से लिखा था कि भाई इसकी वजह से भी आ रही है, इसकी वजह से भी आ रही है, और दोनों में ऐड ही हो रही है। यहाँ पे भी एरिया वेक्टर ऐसे ही आ रहा है, राइट। तो इस बात का अपन ने यहाँ पे ध्यान रखा। तो नेक्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देन वी हैव गॉट कंडक्टिंग स्फीयर। तो जैसे मान लीजिए एक अपने पास यहाँ पे कंडक्टिंग स्फीयर है। कंडक्टिंग स्फीयर का बेसिकली मतलब क्या है कि चार्ज जो है वो सारा का सारा सरफेस पे है, राइट। और सारा का सारा चार्ज सरफेस पे होने की वजह से मान लेते हैं इसका रेडियस है कैपिटल आर। अब अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और मान लेते हैं 3 पॉइंट्स पे निकालनी है। सबसे पहले अपन को निकालनी है जब स्मॉल जो रेडियस के अंदर, मतलब सरफेस के अंदर अपन को निकालनी है। तो अगर सरफेस के अंदर अपन को निकालनी है तो अपन यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बना देते हैं। ये अपन ने बना दी गॉसियन सरफेस एक, ठीक है। ये हो गई आपकी गॉसियन सरफेस। तो दोस्तों ये जो गॉसियन सरफेस है, इसमें जब अपन यहाँ पे लिखेंगे कि भाई ई डॉट डी एस, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल्स टू एनक्लोज चार्ज,
तो अंदर तो कोई भी चार्ज है ही नहीं एनक्लोज्ड, क्योंकि ये तो कंडक्टर है, सारा का सारा चार्ज सरफेस पे है, राइट? कोई भी चार्ज अंदर नहीं रहेगा, तो मतलब कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी सब जगह जीरो होने वाली है। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। देन सेकेंड पार्ट, जब x रेडियस के बराबर हो या उससे बड़ा हो, तो मतलब कि गॉसियन सरफेस कुछ भी कोई भी ऐसी हो सकती है। मान लेते हैं थर्ड वाले केस में गॉसियन सरफेस अब कुछ ऐसी बना दी अपन ने। मतलब इस सेकेंड और थर्ड एक साथ केस है। तो अब ई डॉट डी एस इज इक्वल टू, अब तो सारा का सारा चार्ज अंदर ही है, राइट? मतलब टोटल चार्ज अपन मान लेते हैं कि इसके पास टोटल चार्ज क्यू था, तो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज पूरा का पूरा क्यू है। तो ई डॉट डी एस, तो ई इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकल के आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर सरफेस पे निकालनी है तो स्मॉल आर की जगह रेडियस आप पुट कर सकते हो, राइट? तो दोस्तों यहां से अपन ने कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर ली। अब बात करते हैं नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के बारे में। अब ये डेरिवेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए इसके बाहर वाले पॉइंट में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए अपन को इनसाइड किसी पॉइंट पे, क्योंकि अब चार्ज अंदर सब जगह फैला हुआ है, और यहां पे मैं चाहता हूं कि यहां पे अपन एक बार अब जरा अच्छे से इसको समझें कि कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग से हम क्या समझते हैं। कंडक्टिंग अगर वर्ड कहीं पे भी आ जाए तो, अच्छा यहां पे मैं एक और आपको एक चीज भी यहां से समझा देता हूं। जब अपन स्फीयर की बात करेंगे, या चलिए स्फीयर हटा देते हैं, अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो चाहे कंडक्टिंग स्फीयर हो या शेल हो, शेल में चाहे नॉन कंडक्टिंग हो चाहे कंडक्टिंग हो, या हॉलो, मतलब एक ही बात हो गई, हो तो सब, इन सभी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा वो एक ही आएगा। क्यों? क्योंकि इन सभी में या तो दो चीजें, या तो शेल है तो मतलब अंदर चार्ज रखने की कोई जगह ही नहीं है, या तो कंडक्टिंग है तो बाहर चला जाएगा। मतलब अगर कंडक्टिंग में हॉलो आए चाहे सॉलिड आए, वो चला जाएगा बाहर, राइट? तो अंदर एनक्लोज चार्ज रहेगा ही नहीं। मतलब अलग सिचुएशन आने वाली है इसमें, कि इसमें अंदर चार्ज भी है और वो बाहर भी नहीं जा सकता है। तो अब अगर अपन यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, तो सबसे पहले तो काम यहाँ पे ये करना है कि भाई ये जो आपका टोटल चार्ज है क्यू, ये कितनी वॉल्यूम में फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है 4/3 पाई r क्यूब में। इसका अपन ने रेडियस बना दिया कैपिटल आर, राइट? तो मतलब कि अगर अपन बात करें कि भाई एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज फैला है, तो उसके लिए अपन लिख देंगे रो। तो वो हो जाएगा आपके पास क्यू अपॉन 4/3 पाई r क्यूब, यानी कि 3 क्यू अपॉन 4 पाई r क्यूब, ये हो जाएगा आपके पास रो। अब अगर कोई आपको ये कहता है कि आप एक काम करें, इसके एक अंदर गॉसियन सरफेस बनाएं, अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करें, यहाँ पे मान लीजिए ये यहाँ पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो है वो डिराइव करना है इसके अंदर बस, यानी कि ये यहां तक बस अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है यहाँ पे अंदर कितनी होगी। तो क्या करेंगे? तो इनसाइड वाले पॉइंट के लिए जब बात करेंगे व्हेन r इज लेस देन स्मॉल कैपिटल R, तब अपन ये बात बोलेंगे कि आपका जो E डॉट डी एस है, यानी कि E, तो ds में तो लिख देंगे 4 पाई इंटू स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू एनक्लोज्ड चार्ज की जब बात करेंगे, तो दोस्तों इसके अंदर जो एनक्लोज्ड चार्ज आपका आएगा दैट विल बी एक्चुअली इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू 4/3 पाई इंटू स्मॉल r क्यूब, राइट? तो डेंसिटी तो अब अपन को पता चल गई है कितनी है। डेंसिटी थी 3 क्यू अपॉन 4 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू 4/3 पाई इंटू स्मॉल r क्यूब। तो दोस्तों 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आंसर आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 3, सॉरी 3 भी कैंसिल हो गया है, क्यू स्मॉल r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब, ये आ जाएगा आपके पास आंसर। ये आ गया आपका क्यू एनक्लोज्ड। तो मैं लिख देता हूँ क्यू इंटू स्मॉल r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये कैंसिल हो गया इससे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास
क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब, ये आ जाएगा दोस्तों, और ऊपर आर एक और बचा हुआ है। अब अगर जरा आप ध्यान से देखोगे इस फॉर्मूले को, बहुत जरूरी है फॉर्मूला समझना, फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है दोस्तों, कैपिटल आर भी कांस्टेंट है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल आर पे डिपेंड करिए, मतलब जैसे जैसे आप सेंटर से बाहर जाते जाते हो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते चले जाती है, राइट। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि इनसाइड वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मतलब अगर यहाँ पे मैं एक डायग्राम से आपको ये बताना चाहूं तो डायग्राम से मैं कुछ ये बताऊंगा कि ये है आपका एक कंडक्टिंग स्फीयर, ये है रेडियस, और अगर यहीं से ऐसा एक ग्राफ अपन बना दें तो यहां से लेके यहां तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाती है जब तक वो रेडियस तक नहीं आ जाती है। और रेडियस में आने के बाद क्या होगा, जब गॉसियन सरफेस बाहर बन जाएगी तो क्या होगा, तो फिर वही कहानी, ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब टोटल चार्ज तो अंदर आ ही गया है, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वही वाला फॉर्मूला, यानी कि ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि अब फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो यहां पे अपना ये डेरिवेशन भी कंप्लीट हो गया है। अब कुछ इसके क्वेश्चन की बारी। एन इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट वन ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ अ पॉइंट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड ए। ठीक है, तो अपने पास एक क्यूब है, अपने पास एक क्यूब है और इस क्यूब के कॉर्नर पे रखा हुआ है। ठीक है, क्यूब जैसा दिख नहीं रहा है तो मान लेते हैं कि अपने पास ऐसा क्यूब है, और कह रहे हैं कि उसके कॉर्नर पे यहां पे कहीं पे एक चार्ज रखा हुआ है, और कह रहे हैं कि नेट फ्लक्स बताइए। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या किया करो, अगर आपके पास ये चार्ज रखा है तो इस चार्ज को सराउंड करने की कोशिश करो, चारों तरफ से इसको घेरने की कोशिश करो। तो एक क्यूब और यहां पे आप बना दो, एक क्यूब आपने इधर बना दिया, एक क्यूब देखिए सामने बना दीजिए, राइट। तो ये चार ऊपर हो गए, फिर ठीक चार ऐसे नीचे आ जाएंगे। जब ऐसा हो जाएगा तो ये क्यू सेंटर पे चला जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हो गए हैं, 8 क्यूब्स हो गए हैं। तो 8 क्यूब्स में टोटल फ्लक्स जो लिंक हो रहा है वो बराबर हो रहा है क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट के। ये है 8 क्यूब्स की वजह से, लेकिन असल में तो अपने पास एक ही क्यूब था, तो उस एक की वजह से कितना हो जाएगा, ड्यू टू ओनली वन क्यूब, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका आंसर आ जाएगा क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, राइट फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपको अगर कोई बोले वो साइड में फेस में रखा है तो बस एक क्यूब और लगेगा तो चारों तरफ से ढक जाएगा, तो उसका आंसर हो जाएगा क्यू अपॉन 2। तो जितने नंबर ऑफ क्यूब्स आपको लग रहे हैं उसको कवर करने में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट को उससे डिवाइड कर दीजिए, वो आपका आंसर होगा, राइट। देन 8 इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैविंग चार्जेस प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब, द नेट फ्लक्स। तो दोस्तों जो नेट फ्लक्स होता है वो होता है एनक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एनक्लोज्ड चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि हर एक डाइपोल में नेट चार्ज कितना होता है, जीरो होता है। एक अगर प्लस क्यू है तो दूसरा माइनस क्यू है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज द वेरिएशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू अ हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर एश। अब ये तो मैंने डायग्राम आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बनाया कि सेंटर से रेडियस तक जाते हैं तो बढ़ती है फिर घटती है, राइट फ्रेंड्स। तो दोस्तों इसी के साथ अपन आज की ये क्लास, आज का ये वन शॉट खत्म करते हैं। मैंने कोशिश करी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो मैं आपके पास लेकर आऊं। लगभग लगभग हमने सब कुछ कवर किया। मैंने ये भी कोशिश करी कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपको जो डेरिवेशन है उनमें हेल्प हो पाए। आई होप आप लोगों को आज की क्लास फ्रूटफुल लगेगी। अगर इसी तरीके से आपको आगे और प्रिपरेशंस करनी है
तो सीयूईटी के लिए अगर और प्रिपरेशंस करनी है तो सिर्फ कॉन्सेप्ट से काम नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमें मॉक पेपर्स बहुत सॉल्व करने पड़ेंगे। आप जरूर साइट विजिट करिए टॉप रैंकर्स की, वहां पे सीयूईटी बाय सुपर ग्रेड्स के सेक्शन में जाइए, फ्री स्टडी मटेरियल जो है वो डाउनलोड करें और एक फ्री मॉक भी देकर देखें। अगर आपका ये एम है, अगर आपका ये टारगेट है कि आप किसी एक बहुत ही अच्छे गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, डीयू के किसी एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, तो जरूर एक बार साइट विजिट करो, ठीक है। उसके अलावा मॉक पेपर्स के साथ साथ उन मॉक के रिकॉर्डेड सॉल्यूशंस भी डले हुए हैं जो मैंने ही रिकॉर्ड करके डाले हैं, राइट। तो इसी के साथ अपन आज की क्लास खत्म करते हैं। कुछ और इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जो लोग, अगर आप में के कोई फ्रेंड्स कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो उन्हें प्लीज इन्फॉर्म करें कि कॉमर्स का बैच स्टार्ट हो चुका है, आप एनरोल करा सकते हो 1 ईयर कोर्स में, ठीक है। बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज हैं। आप साइंस स्ट्रीम के हो, आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी अभी हमारे साथ, एंड सेम विथ ह्यूमैनिटी स्ट्रीम एज वेल। तो दोस्तों इसी के साथ आई टेक योर लीव। आपको अगर कोई भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में बताएं, ऐसे ही हम और वीडियोस के साथ आप तक पहुंचते रहेंगे, ठीक है। कोई भी आपको सजेशन है कमेंट सेक्शन में आप बताओ। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, नेक्स्ट वन शॉट वीडियो के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट विशेस फॉर दिस फेस्टिव सीजन। ऑलराइट फ्रेंड्स, बाय बाय।